जब हम इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि आजादी के आसपास का हमारा हिंदुस्तान कैसा था, आजादी के आसपास वाला हमारा हिंदुस्तान कैसा था। उसको समझने के लिए आजादी मिला तो हमें अंग्रेजों से मिला। अंग्रेजों ने मोर और लेस 200 ईयर, ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज इन्होंने हम पे राज किया, और 190 वर्ष, कहां से, 1947 से 1757। अब सर याद कैसे रहेगा? सिंपल है, 1857 का विद्रोह तो कोई को याद रखने की जरूरत तो है नहीं। 1857 का विद्रोह से 100 साल पीछे चले जाइए, तो 1857 से 100 साल पीछे चले जाएंगे तो कहां पे हो जाएगा? 1757 आएगा। तो 1757 से 1947 कितना वर्ष होता है? 190 ईयर्स, ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि 1757 इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से अंग्रेजों का पहला विजय मिला, और यह इतना पावरफुल विजय था, इतना फटाकेदार विजय था। इन्होंने पूरा, अंग्रेजों ने अपने हिंदुस्तान पे पूरा हुकूमत कायम किया, और यहां से हिंदुस्तान का बर्बादी चालू हुआ। अगर आप 1757 बैटल ऑफ प्लासी की बात करें, जो कलकत्ता के हुगली नदी के पास में है, ये जो फाइट था वो नवाब ऑफ बंगाल, क्या है? नवाब ऑफ बंगाल वर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी। रॉबर्ट क्लाइव साहब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे, और यहां के जो नवाब थे सिराजुद्दौला थे, कहा जाता है, और एज पर एस्टिमेशन इनके पास में जो था 3000 सोल्जर्स था। कितना था? 3000 सोल्जर्स था, और इनके पास में 50,000 सोल्जर्स था। कहां 3000 और कहां पे 14,000? मतलब अगर इसको मल्टीपल करें तो 17 टाइम्स मोर। 1 घंटे का खेल था, 1 घंटे का खेल था। नवाब ऑफ बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी को मात दे देते, लेकिन वह अंग्रेज जो था, वो जो फिरंगी था, वो इस बात को समझता था कि मैं तो नवाब के सामने में 1 घंटा भी टिक नहीं पाऊंगा। इसने कितनी बार अपने अंग्रेजी हुकूमत को चिट्ठी लिखा कि भाई और सोल्जर्स भेजो, अगर आप चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान को अपने मुट्ठी में कर ले, हिंदुस्तान पे विजय का पताका फहराए, तो हमारे पास सेना भेजिए, क्योंकि संसाधन सीमित होने की वजह से हम इनके खिलाफ ना तो लड़ सकते हैं ना जीत सकते हैं। नहीं मिला, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने हिम्मत नहीं हारा। उसने बोला कि जब सारे हमारे विकल्प बंद हो रहे हैं तो हमारे पास एक विकल्प है, और वह विकल्प यह है कि 50,000 की सेना में कम से कम एक इंसान तो ऐसा होगा जो बिकेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अपने मिट्टी के साथ नमक हलाल तो होगा ही होगा। और उन्होंने अपने जासूस को भेजा, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कतर धरता थे उस टाइम में रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने अपने जासूस को भेजा कि उसकी सेना में जाओ और वहां से कोई ढूंढो कि कोई तो ऐसा इंसान होगा जो पैसा पे बिकेगा। तो उन्होंने फाइनली वहां के कमांडर इन चीफ, जो नवाब ऑफ बंगाल के कमांडर इन चीफ था, कमांडर इन चीफ मीर जाफर, क्या था? मीर जाफर के बारे में ऐसा कहा जाता है, ये एक ऐसा कमांडर इन चीफ था, एक ऐसा इंसान था जो पैसों और पद के लिए बंगाल के नवाब के 7 पुस्त को बेच सकता था, ऐसा उसके बारे में कहा जाता है। फाइनली जो ब्रिटिश को जो इंसान चाहिए था मिल गया। अब उसके पास में तो आसान था, जब कमांडर ही आपके हाथ में है तो कमांड और करने की क्या जीत है। फिर लड़ाई चालू हुआ, और उसको पूरा जो है बता दिया गया कि तुमको हम इसको सरकलम करने के बाद में तुमको अब नवाब बनाएंगे और तुमको देखना है। तो यह लड़ाई चालू हुआ। मोटा मोटी जो 1 घंटे का लड़ाई था 11 घंटे तक चला, 11 आवर तक लड़ाई होता रहा, लेकिन परिणाम तो सबको मालूम ही था। ये बेचारे हार गए, नवाब ऑफ बंगाल हार गया, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली जीत थी, और यहीं से हिंदुस्तान की दुर्दशा चालू हुआ। फिर इसको नवाब यहां का बना दिया गया, और ये लूट और यह एक्सप्लॉयटेशन, यह जीत ब्रिटिश इंडिया के लिए इतना महत्वपूर्ण था कि यहां से जो पैसा मिला, वो कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने 1 बिलियन, उस टाइम की बात कर रहे हैं, 1 बिलियन रेमिटेड, 1 बिलियन रेमिटेड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, 1 बिलियन रेमिटेड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। और यह जो प्लंडर था, यह जो लूट था, इसी ने फाउंडेशन दिया
ब्रिटिश के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। क्या दिया कि जो आपका बंगाल का जो लूट था, लूट को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्लंडर। बंगाल प्लंडर गिफ्टेड ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो फेज था, जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का फेज था, वह 1760 से 1860 का था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपली हुआ 1757 में जो लड़ाई में हमने विजय किया था, अंग्रेजों ने जो विजय किया था, उसका पूरा का पूरा इतना सारा जो वेल्थ लूट किया था, उसका भरपूर इस्तेमाल उसने अपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे किया। उस समय हमारा हिंदुस्तान ऐसा था जहां हम सब लोग एक्सपोर्ट ही करते थे और हमें कोई इंपोर्ट करने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं था। हम लोग सेल्फ सस्टेन्ड थे। लेकिन यहाँ से हमारी बदहाली की कहानी चालू होती है। और दोस्तों, यह जो 200 वर्षों का जो कानून था, 200 वर्षों का जो शासन था, इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद यही था कि कैसे हम लोग हिंदुस्तान को लूटें, क्या करें। इसका सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक ही मकसद था, लूट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। कि इंडिया को कैसे लूटा जाए। जो भी कानून बना, जो भी नियम बना, जो भी लॉ ऑफ लैंड बना, उस सब का मकसद एक ही था, हाउ टू लूट एंड एक्सप्लॉइट द इंडिया। कौन से वर्ष? ये पूरा का पूरा अंग्रेजों का। अंग्रेज ज्यादा रूथलेस थे एज कंपेयर टू मुगल, क्योंकि मुगल आए तो यहीं पे बस गए, लेकिन अंग्रेज का मकसद यही था, पैसा लूटना है और कहां पे भेजना है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में भेजना है, ब्रिटेन में भेजना है, वहां पे हमें आगे बढ़ना है। तो सिर्फ और सिर्फ मकसद लूट का मकसद था। और इसके लिए इन्होंने कंट्री को, हमारे हिंदुस्तान को कैसा बनाया? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो था, अब उसको एक ऐसा कंट्री की जरूरत था, अब एक ऐसा मार्केट का जरूरत था जहां से वो अपने रॉ मटेरियल्स, क्योंकि ये मोस्टली जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था वो कॉटन एंड टेक्सटाइल में था। इसका मतलब यह हुआ पूरा विश्व तब तक हाथ से आपका और हमारा कपड़ा बना रहा था। अब पहली बार इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद मशीन मेड गुड्स बना, और उसमें सबसे बड़ा लीडिंग फैक्टर क्या था? कॉटन एंड टेक्सटाइल। हिंदुस्तान को एक ऐसा मार्केट बनाया गया, उसके हिसाब से पूरा ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया, ऐसा आसपास का परिवेश बनाया गया, कानून बनाया गया, जिससे हमारा हिंदुस्तान एक तरफ और ब्रिटेन दूसरी तरफ फलता फूलता रहा, जबकि हमारे हिंदुस्तान से सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट होता रहा, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, और हमारे हिंदुस्तान को कपड़ा बनाने के बाद इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। मतलब कॉटन यहां से भेजेगा, टेक्सटाइल यहां से भेजेगा, इंडिगो यहां से भेजेगा, ब्रिटेन में आपके पास में फिनिश गुड्स बनेगा, क्योंकि वहां पे तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था। यहां पे क्या होगा? रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनेगा, किसका हेल्प करके? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का हेल्प करके। जो आपके पास यहाँ पे आपने देखा है 1760 से 1857 का फेज था, मतलब उनके पास टेक्नोलॉजी था, उनके पास मशीन था, उन्होंने पूरा पैसे का भरपूर इस्तेमाल किया था। यहाँ पे फिनिश गुड्स बनेगा, और एक बार फिनिश गुड्स बनने के बाद मार्केट चाहे बेचने के लिए, तो इन्होंने हिंदुस्तान को एक ऐसे मार्केट के रूप में डेवलप किया कि जहां आदमी सामान हमारा खरीदेगा। और इसके लिए उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, जो रोड बनाया, जो टैक्स बनाया, जो रेलवे बनाया, जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज बनाया, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाया, सब इसके हिसाब से किया कि उनको सुविधा हो कि हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट हो रॉ मटेरियल, और हिंदुस्तान से आसानी से हिंदुस्तान में इंपोर्ट हो फिनिश गुड्स का, और उनका इंडस्ट्री आगे बढ़े और हमारा हिंदुस्तान बद से बदतर हो जाए। एक एस्टिमेशन के हिसाब से